हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। आपको लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखना है स्टूडेंट। यदि आपको नोट्स चाहिए इस लेक्चर का तो उसके लिए आपको चैप्टर के खत्म होने तक इंतजार करना होता है, जिसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। ये न्यू टेलीग्राम चैनल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार उस टेलीग्राम चैनल को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। आपके फर्स्ट ईयर से लेकर आपके फोर्थ ईयर तक की पूरी जिम्मेदारी वायरल बायोलॉजी टीम की है, जहां पर आपके लिए वो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। यानी कि जब आपका जो मेन एग्जाम है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जहां पर बैक लगने के चांसेस होते हैं, जहां पर फेल होने के चांसेस होते हैं, तो उन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म किया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है एक बेहतरीन सीजीपीए के साथ आगे बढ़ने में, बेहतरीन परसेंटेज के साथ अपने एग्जाम को क्लियर करने में, आपके बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर बीफार्म के 8th सेमेस्टर तक। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं लेक्चर को। बहुत ही शानदार लेक्चर आज का होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जबरदस्त लेक्चर में। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि आपका सब्जेक्ट है, पहली यूनिट सबकी समाप्त हो चुकी है। आपको पता होगा कि यहां पर जो है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो, या फिर हम बात करें फार्मास्यूटिक्स हो, सभी की ये चार ही सब्जेक्ट आपके हैं जो एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए हैं। सभी की पहली यूनिट हो चुकी है समाप्त। अब आते हैं सभी की दूसरी यूनिट हम लोग डिस्कस करते हैं और आज उसी के संबंध में ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी आज हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी आप सब कुछ पढ़ें। पहली चीज तो जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूं। मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ाता हूं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और पूरा है, इसके अलावा लाइब्रेरी में बुक पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, वो आपके ज्ञान के लिए। बट एग्जाम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, इसके लिए मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने की बात है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसके लिए इंतजार करिए। वीडियो इसी चैनल पर आएगी। जब आपका एग्जाम होगा ना, तो 10-15 दिन पहले जब आपका शेड्यूल आ जाएगा, सब डिस्कस कर दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना परेशान होना। चलो स्टार्ट करते हैं। और नोट्स आपको कब मिलता है? जब यूनिट समाप्त होती है उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर नोट्स अपने आप अवेलेबल हो जाता है। और उसके साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट पर नोट्स अवेलेबल नहीं होता है, यही तो बताना चाहता हूं मैं आपको। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे आते हैं, नोट्स मांगने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करना इजी हो जाता है, वहां पे चैनल पे मैंने बंद कर रखा है। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए चैनल आपको दिख रहा है, उसको ज्वाइन करके रखिए। बाकी जब ये यूनिट समाप्त होगी तो अपने आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स के सामने वो लिंक ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे ही यूनिट समाप्त होती है आप जाइए, फर्स्ट यूनिट जो आपका सभी सब्जेक्ट का समाप्त हुआ है उन सभी के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो नोट्स के सामने नोट्स का लिंक है। तो ये चीज ऑटोमेटिक बाद में जब यूनिट समाप्त होती है तो हर वीडियो में अपीयर हो जाता है, चाहे वो पहला लेक्चर हो या दूसरा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को खराब नहीं करेंगे। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं नोट्स के लिए क्या करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत ज्वाइन कर लो उसको। चलो, और ये नोट्स आपको तभी मिलेगा जब यूनिट समाप्त हो जाती है। बाकी आप हैंड रिटन अगर आप खुद से बना सकते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना यूनिट 2 है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये होता क्या है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम आखिर है क्या? इंटेगुमेंट्री सिस्टम वो चीज है जो आपके बॉडी को, क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ह्यूमन की बात करते हैं। बाकी वैसे तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो हर एनिमल में पाया जा रहा है, बट हम किसके केस में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट का नाम है, तो हम सिर्फ ह्यूमन की बात करते हैं। हम यहाँ पे जानवरों की बात नहीं करते हैं। वैसे तो ह्यूमन भी एनिमल की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या है कि ह्यूमन थोड़ा एडवांस्ड एनिमल है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सबका है, बट यहाँ पर जो आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन के लिए पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी का जो आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसी को इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं। इस इंटेगुमेंट्री सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्किन। सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर आपकी स्किन है। आपकी बॉडी में सबसे बाहर स्किन है। बहुत सारे कंट्रोल रिसेप्टर हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं जो धूल मिट्टी को रोक रहे हैं। आपकी बॉडी से स्वेटिंग होती है, जिससे आप, गर्मी होती है ना, तो गर्मी के दिनों में आपको स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। इससे आपका शरीर ठंडा हो जाता है, पसीना निकल रहा है, मतलब शरीर, बॉडी जो है वो खुद को ठंडा करने का प्रयास कर रही है। जब बॉडी अपने बाहर के इन्वायरमेंट के चाहे जो भी हो, बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ना बदल के अपने को कांस्टेंट रखे, उसी को होम्योस्टेसिस कहते हैं। पहली यूनिट में पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? जाना, पहली यूनिट का जो नोट्स आपको दिया हूं ना, उसमें देखना होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बाहर का टेम्परेचर, बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो, बट बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
बाहर कितना भी ठंडी हो जाए, माइनस में टेम्परेचर हो जाए, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हमेशा सेम रहता है। तो इसी प्रोसेस को बॉडी, कुछ उसके आर्गन होते हैं जिससे वो कंट्रोल करती है। आई होप आप चीजों को समझ रहे हैं तो कमेंट करके आप एक बार फीडबैक जरूर दिया करिए, अच्छा लगता है, एक लगाव सा बना रहता है ना कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें समझ आ रहा है। तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है, चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है नोट्स में। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज द सेट ऑफ आर्गन, ये सेट ऑफ आर्गन है, इसमें बहुत सारे आर्गन है, ये नहीं कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम सिर्फ स्किन है, नहीं, इसमें बहुत सारे आर्गन है, सेट ऑफ आर्गन्स हैं, फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन ह्यूमन बॉडी, जो कि फॉर्म करता है ह्यूमन बॉडी का आउटर मोस्ट लेयर, मतलब ऐसे आर्गन, बहुत सारे आर्गन मिलकर ह्यूमन बॉडी को कवर करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ स्किन ही कवर करती है हमारे बॉडी को, भाई हेयर भी तो है, वो भी तो कवर कर रहे हैं, वो भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। नेल्स आपके हैं, वो भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। तो यही सब चीजें आपको पढ़ना है बस, और कुछ है नहीं इस यूनिट में। चलो देखते हैं। इट कंप्राइजेज, अब ये नहीं लेक्चर बंद कर दो अब तो कुछ है ही नहीं, नहीं भाई इतना है कि जानना जरूरी है। इट कंप्राइजेज द स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस व्हिच एक्ट एज फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन आपकी है और इसके अपेंडेजेस हैं जो कि कैसे एक्ट करते हैं, एक फिजिकल बैरियर की तरह, मतलब चीजों को रोकना, प्रिवेंट करना, एक बैरियर की तरह काम। बैरियर का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है बैरियर, जो किसी चीज को बांटे। अब जैसे पुलिस वाले बैरियर लगाते हैं रोड पे, किस लिए लगाते हैं, ताकि गाड़ियों को कंट्रोल कर सकें, ताकि और लोगों को कंट्रोल कर सकें, भीड़ को डाइवर्ट कर सकें। जैसे महाकुंभ चल रहा है तो आजकल क्या है कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो पहले भी तो क्या प्रयागराज, पहले प्रयागराज नहीं था, सब कुछ वैसे ही था। पहले आप यदि संगम जाते थे तो आपको लगता था ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए कि 1 किलोमीटर, वो भी नहीं लगता था, बिल्कुल उसके जस्ट सामने तक गाड़ियां पहुंच जाती थी। अब की स्थिति यह है कि आप संगम के लिए इंसान 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तमाम पुल बना दिए गए हैं, डाइवर्जन कर दिए गए हैं, बैरियर लगा दिए गए हैं, बस वही है और क्या है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में बैरियर होते हैं। वो बैरियर किस लिए होते हैं, जिससे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो बाहर है, जो ये बाहर हमारे आसपास का वातावरण है, इससे हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को अलग किया जा सके। ठीक है, इसके लिए बैरियर का काम करते हैं ये। that it serve protect the maintain the body of the human, mainly it is the body's outer skin, mainly जो है जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो क्या है, आपकी बॉडी का आउटर मोस्ट स्किन या आउटर स्किन जो है वही है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। चलिए अब स्किन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पहला पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा इंटेगुमेंट्री सिस्टम कह सकते हैं कि यदि इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात आए तो स्किन ही है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट को हमारे बॉडी के कवर करती है। कहीं पर हेयर ना भी हो लेकिन स्किन तो जरूर है ना, स्किन नहीं है तो घाव है, यदि स्किन नहीं है तो घाव हुई तो हुआ। तो वही है कि बॉडी के हर पार्ट को स्किन कवर कर रही, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, हेयर हो सकता है कहीं ना भी हो बट स्किन है। द स्किन इज द लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो स्किन होती है वो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्गन होती है। ठीक है, कवरिंग, भाई सबसे बड़ी आर्गन है कि नहीं, पूरे बॉडी में स्किन पाई जा रही है। कवरिंग द एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के पूरे सरफेस को कवर करती है। इट सर्व्स as the barrier to protect the body from external factors such as temperature, humidity and pathogen, ये एक बैरियर की तरह सर्व करती है बॉडी को, जिससे प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, किससे, एक्सटर्नल फैक्टर से। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे हीट है, मॉइस्चर है, हवा बहुत तेज चल रही है, कुछ भी है, एनीथिंग कुछ भी है, जैसे कि आपका बर्फ पड़ रही है, आप बर्फ में लोग जाते हैं घूमने के लिए बर्फीले इलाकों में, तो कुछ भी है बाहर का, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब वही है कि बाहर की जो भी कंडीशन है, चाहे वो कुछ भी हो, बारिश हो रही है, तो उन सब से जो स्किन है आपकी वो एज अ बैरियर आपको प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पैथोजन। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब पैथोजन कहलाते हैं जो बीमारी काज करते हैं। तो स्किन इनसे भी हमारी हेल्प करती है। भाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाया जा रहा है बट हमारी स्किन के ऊपर आते ही वो अंदर नहीं घुस पा रहा है, स्किन प्रोटेक्ट कर दे रही। तो यही है स्किन का काम। स्किन कंसिस्ट ऑफ 12 to 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जो हमारे बॉडी का टोटल वेट है उसका स्किन अकेले 12 से 15% है। ध्यान दीजिएगा, आप चीजों को समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं जो मैं एक्सप्लेन ना कर रहा हूं। समझने का प्रयास करिए, फटाफट से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि कम से कम लेक्चर में इस यूनिट को भी समाप्त कर दें। अब स्किन की कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, स्किन कई लेयर में होती है। जैसे आपकी जब आउटर स्किन कभी छिल जाए तो कभी कभी तो ब्लड आता है बट कभी कभी व्हाइटिश व्हाइटिश सा दिखने लगता है, ब्लड नहीं आता है। ध्यान दिए होंगे आप ये चीज। तो ये सारी स्किन की लेयर होती है, एक लेयर निकल गई बट दूसरी लेयर है। कभी कभी है कि बहुत ज्यादा घाव हो जाता है तो सारी लेयर डैमेज हो जा रही है, मसल्स तक पहुंच जा रही है चोट तो बहुत ज्यादा डैमेज हो जा रहा है। तो यही है, स्किन की लेयर्स हैं। उस लेयर को मेनली 3 भागों में बांटते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। बस लेयर मतलब इतना समझिए, से मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये है हाथ, ठीक है, ये आपका हाथ है।
तो ये 3 लेयर पाई जा रही हैं स्किन की। एक तरीके से मोटी मोटा बात समझिएगा, बाकी अभी तो पढ़ी लिखी भाषा बाद में डिस्कस होगी, पहले मेरी भाषा समझो। तो जैसे अब कभी आप कहीं रगड़ खा गया, दीवार में दौड़ रहे हो, बहुत तेज टच हो गया, हाथ छिल जाता है ऊपर का स्किन, तो क्या होता है, व्हाइटिश व्हाइटिश सा दिखने लगता है, मतलब एक लेयर एपिडर्मिस वाली ऊपर डैमेज हो रही है, बट नीचे की कुछ लेयर्स हैं जो अभी बची हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, चोट का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं एपिडर्मिस ने बचा लिया आपको अंदर चोट जाने से। फिर अगर चोट बहुत तेज लगी, आप बाइक से गिर गए, तो बहुत ज्यादा फट जाएगी, हो सकता है एपिडर्मिस पूरी डैमेज हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, स्किन की जो लेयर्स हैं वो आपकी बॉडी को अलग अलग लेवल पे प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्लियर है बात। अब पढ़ी लिखी भाषा समझने की बात आती है, जो नोट्स में हमारे नोट्स बनाने वालों ने लिखा है हमारी सजेशन के द्वारा। चलिए, आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें आपको स्किन की लेयर दिख रही है, ये आपकी बॉडी का कोई पार्ट है, मान लीजिए आपका हाथ है, पैर है, उसमें एपिडर्मिस आपको दिख रही है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर आपकी डर्मिस आती है, जहां पर इस तरह से आपको थोड़ी बहुत और बहुत ज्यादा वेन वगैरह और सारी चीजें दिख रही। देखिए, एपिडर्मिस में कोई आपको वेन या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ब्लड वेसल नहीं दिख रही है, बस जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इन सभी जगहों पे ब्लड वेसल वगैरह, नसें वगैरह, इसे हम नस कहते हैं, इसमें ब्लड बहता है, वो सारी चीजें आपको दिखना स्टार्ट। देखिए, ऐसा मैं कभी अभी इसलिए आपको बोल रहा हूं, अभी आप 12th पास करके आए हैं, तो आपको मैं हर छोटी चीज साइंटिफिक भाषा के अलावा मैं आपको व्यवहारिक भाषा में बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी आदत पड़ जाएगी, जब बेन्स आर्टरी में जब आप बिल्कुल एकदम हर चीज की अंडरस्टैंडिंग रखने के काबिल हो जाएंगे, तब जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी जरूरत है। अभी आपको हर चीज बहुत बेसिक लेवल से जानने की जरूरत है। मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए, एपिडर्मिस क्या है उसके बारे में जानते हैं। इस तरह से फिगर में आपने देख लिया, इस तरह से आपकी मान लीजिए कि हाथ है आपका, उसकी स्किन है, तो ये 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस है, जो आपको दिखती है ना बाहर से स्किन, वो एपिडर्मिस है, जिसपे आप सुंदरता वाला क्रीम लगाते हैं। और डर्मिस जो है वो उससे अंदर की लेयर है, हाइपोडर्मिस सबसे अंदर की लेयर है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस द स्किन यू कैन सी इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। जिस स्किन को आप देख सकते हैं उससे एपिडर्मिस कहते हैं। दिस प्रोटेक्ट, यानी कि जो आपको आंखों से दिखाई देता है, जैसे आपके चेहरे की स्किन, जो आप मतलब वही बताया ना, जिस पर आप क्रीम तेल पाउडर जम जम के मलते हैं, उसी को कहते हैं एपिडर्मिस। दिस प्रोटेक्ट द मोर डेलिकेट इनर लेयर, ये प्रोटेक्ट करता है मोर डेलिकेट इनर लेयर्स को। क्लियर है। एपिडर्मिस आल्सो कंटेन्स मेलानिन, इसमें मेलानिन होता है, द पिगमेंट दैट गिव स्किन इट्स कलर। देखिए, मेलानिन एक पिगमेंट का कलर है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन का कलर डिसाइड होता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसी मेलानिन की वजह से है। किसी के अंदर मेलानिन ज्यादा है, किसी के अंदर मेलानिन कम है। जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा है वो काला है, जिसके अंदर कम है वो गोरा है। इसीलिए स्किन कलर से कभी किसी को जज नहीं करते हैं। बट ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि स्किन कलर से हम लोगों के पूरे चरित्र का एक तरीके से हम क्या कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, डिसाइड कर देते हैं, पूरे के पूरे उसके स्वभाव को जज कर लेते हैं, पूरे की पूरी उसकी सुंदरता को जज कर लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जस्ट मेलानिन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है। तो अब आप समझदार हो रहे हैं, तो अब आप स्किन कलर के अलावा भी चर्चा शायद करने लायक हो जाएंगे। चलिए, इट इज कंपोज्ड, आप स्किन कलर को कभी मत ध्यान दीजिएगा, स्किन क्वालिटी पर ध्यान दीजिएगा। आखिर स्किन क्वालिटी क्या है? अब ये नहीं कि स्किन क्वालिटी चेक करने लगो किसी का, कहने का मतलब क्या है, स्किन को अच्छा बनाओ। ये नहीं कि हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं काले हैं तो इतना साबुन शैम्पू लगा देंगे कि बिल्कुल स्किन को खराब कर देते हैं। पता लगा कि नहाने गए तो 2-2 3-3 घंटे, भाई स्किन कलर ब्लैक है तो उसको गोरा करने में लगे हैं, क्रीम लगा रहे हैं। कभी कुछ भी मत करना, स्किन को हेल्दी रखो, इतना बहुत है। नेचुरल चीजें अप्लाई करो, तेल क्रीम साबुन शैम्पू दूर रहो बहुत ज्यादा। मतलब यूज करो बट लिमिटेड। ऐसा नहीं कि इन चीजों को यूज नहीं करना है, लिमिटेड करना है। अब ये नहीं कि जम जम के दिन भर के 4 बार तो मुंह ही धुला जा रहा है। अरे 2 बार धुल रहे हो सुबह शाम, बस बहुत है। चलो देखते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज स्ट्रेटम सीक्वेंस एपिथेलियम। क्लियर है। तो ये आपका क्या होता है, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस एपिथेलियम है। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करवाना चाहूंगा, चेंज करवा दूंगा मैं, आप परेशान मत होइएगा। ये है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम सीक्वेंस लिखा गया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस, ठीक है, MOUS। ठीक, जिसको लिखना होगा वो भैया लिख सकता है, SQUAMOUS। ठीक है,
तो यही है बात। चलिए एपिडर्मिस को देखते हैं। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, चीज़ों को लोड मत लिया करिए। कोई बुक है तो गलत हो जा रही है यार, यहाँ हम लोग तो मान लो चलो ठीक है 2 से 3 लोग ही मिलकर नोट्स बना रहे हैं, बुकें हैं वहाँ पे 100 150 लोग मिलकर बना रहे हैं एक एक बुक को। कोई सी भी बुक आती है उसमें 100 लोग मिनिमम इंक्लूड होते हैं, वो तो इतनी गलती कर देते हैं। तो एक आध कभी मिस्टेक हो जाए पूछ लिया करो मुझसे, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दिया करो, वैसे तो मैं करेक्ट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस क्या होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिविजम, स्ट्रेटम बेसल, ये आपके टाइप ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस 3 लेयर हैं स्किन की। अब ये एपिडर्मिस का पार्ट है। चलिए देखते हैं चित्र सहित। द 3 लेयर ऑफ स्किन आपको दिख रहा है, ये तो आपका 3D में वही फिगर फिर से है कि आपको क्या दिख रहा है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर, ये तो मैंने आपको बताया जो आप बाहर से देखते हैं जिस पर आपके बाल वगैरह जमे हैं, सब एपिडर्मिस है। उसके नीचे होता है डर्मिस और सबसे नीचे होता है हाइपोडर्मिस। 3D फिगर है, बहुत अच्छे से ऐड किया गया है जिससे आप चीजों को समझ पाए। स्ट्रेटम कॉर्नियम इसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, आपको बताते हैं पहले स्किन की लेयर। अब जो आपकी स्किन है, जो एपिडर्मिस है उसके ये सारे लेयर हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल। इसे हम स्ट्रेटम स्पाइनोसम भी कहते हैं, किसको? जर्मिनेटिवम को, ठीक है, इसे स्पाइनोसम भी कहते हैं। ये अपनी पढ़ी लिखी भाषा है, कोई स्पाइनोसम कह रहा है, कोई जर्मिनेटिवम कह रहा है, ठीक है। तो यही है, इसकी ये लेयर हैं और ये इसी एपिडर्मिस की लेयर है, ठीक है। सबसे बाहर आपका कॉर्नियम है, फिर ल्यूसिडम है, इस तरह से ये लेयर अरेंज है। चलिए अब एक एक करके अब हम एपिडर्मिस की लेयर्स को पढ़ते हैं, ठीक। फिर हम हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे, फिर हम डर्मिस पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एपिडर्मिस पढ़ते हैं। चलिए, तो एपिडर्मिस की पहली लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस इज मोस्ट सुपरफिशियल लेयर, ये मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है। केराटिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स, केराटिन जो है इसकी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम वाली लेयर है। द न्यूक्लियाई आर एब्सेंट, इस लेयर में न्यूक्लियाई एब्सेंट होता है। जो आपकी बिल्कुल बाहर की स्किन दिख रही है सबसे ऊपर यही है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, क्लियर है। केराटिन प्रेजेंट होता है इसकी सेल में, मोस्ट सुपरफिशियल लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, क्लियर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एक लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जम के शेयर करो, और बोर हो रहे हो तो पानी वानी पी लो, उसके बाद लेक्चर को ऑन करो फिर से, ठीक है। बोर नहीं होना है, बोर तो होना ही नहीं, इससे अच्छा कोई पढ़ा नहीं पाएगा। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम इज अ स्मूथ seemingly translucent layer of the epidermis located just above the stratum granulosum, ये stratum granulosum के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एंड बिलो द stratum corneum, जाहिर सी बात है stratum corneum सबसे नीचे है तो उसके जस्ट नीचे और ग्रेनुलोसम के जस्ट ऊपर पाई जाती है। कौन सी आपकी लेयर, देख लो कौन सी लेयर है, stratum lucidum, क्लियर है। दिस थिन लेयर ऑफ सेल्स इज फाउंड ओनली इन थिक स्किन ऑफ द palm, सोल्स, डिजिट्स। तो ये आपकी मोस्टली जहां पर बहुत थिक स्किन है, पाम वगैरह में, सोल्स वगैरह में, डिजिट्स वगैरह में, वहां पाई जा रही, जहां पर स्किन बहुत मोटी है, क्लियर है। आगे बढ़े अगले लेयर की तरफ, एपिडर्मिस की अगली लेयर वो है आपका स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम क्या है? ये दिस लेयर कंटेन्स स्पिंडल शेप्ड सेल, इसमें स्पिंडल शेप के सेल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन दिस सेल, अब इसमें जो है साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, क्लियर है, ग्रेनुलोसम में। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम या फिर इसे स्पाइनोसम भी कहते हैं, जर्मिनेटिवियम को स्पाइनोसम भी कहते हैं। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबाइडल सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम या क्यूबाइडल सेल की बनी हुई लेयर है। स्ट्रेटम बेसल, द स्ट्रेटम बेसल इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, प्राइमरली मेड ऑफ बेसल सेल, ये बेसल सेल की बनी होती है। A basal cell is cuboid shaped stem cell that is precursor of keratinocytes of epidermis। बेसल सेल क्या है? बेसल सेल एक क्यूबाइडल शेप्ड स्टेम सेल होती है जो कि प्रिकर्सर होती है किसकी? आपकी केराटिनोसाइट्स ऑफ एपिडर्मिस की, जो एपिडर्मिस की केराटिन वाली लेयर है उसकी, ठीक है, क्लियर है बात। ऑल द केराटिनोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस सिंगल लेयर ऑफ सेल, जितने भी केराटिनोसाइट्स हैं जो स्ट्रेटम कॉर्नियम पहली लेयर है एपिडर्मिस की, वो सभी कहां प्रोड्यूस होते हैं? इसी स्ट्रेटम बेसल में प्रोड्यूस होते हैं। ध्यान देना इस चीज को, सबसे लास्ट वाली लेयर ही पहली लेयर को प्रोड्यूस करती है, ध्यान देना, एपिडर्मिस की सबसे लास्ट की लेयर पहले लेयर को प्रोड्यूस कर रही। आखिर प्रोडक्शन कौन करता है? कोई भी कंपनी हो, ध्यान देना, कभी कोई फार्मा में आप पढ़ेंगे, फार्मा इंडस्ट्री ट्रेनिंग करोगे ना, 5th सेमेस्टर आपका पार होगा, तो इंडस्ट्री में एक मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चरर है आपका वो सबसे लास्ट में है, ठीक।
आप दवा किससे खरीदते हो? एक रिटेलर से, एक मेडिकल स्टोर वाला जो आपके जस्ट सामने दुकान लगाया है। तो मैन्युफैक्चरर ही तो है जिसने प्रोड्यूस किया है आपके गांव, आपके जिले, आपकी बाजार के उस छोटे से मेडिकल स्टोर वाले को। कितनी बड़ी बात है, उसे आप जानते भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोड्यूस इनको इस लायक किसने बनाया? एक मैन्युफैक्चरर ने। दवा मैन्युफैक्चर ना हो तो बेचोगे क्या? तो वही बात है कि स्ट्रेटम बेसल मैन्युफैक्चरर हैं साहब हमारे। ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं केराटिनोसाइट्स को, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह है उसको। क्लियर है? सिंपल सी बात है, इपिडर्मिस खत्म हो चुका है, खुशी होनी चाहिए आपको। डर्मिस की लेयर पर चलते हैं। डर्मिस की लेयर इस तरह से होती है, सबसे ऊपरी जो डर्मिस लेयर होती है उसे पाइपिलरी लेयर कहते हैं, और सेकंड लेयर को हम रेटिकुलर लेयर कहते हैं। जैसे उसकी लेयर थी वैसे डर्मिस की भी 2 लेयर हैं, उसकी कई सारी लेयर थी, यहां पर आपको सिर्फ 2 ही है, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। इट इज सेकंड डीपर लेयर ऑफ स्किन, ये सेकंड डीपर लेयर ऑफ स्किन है। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये मेनली जो है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, इसमें ब्लड वेसल भी होंगी। इपिडर्मिस में आपने गौर किया था उसमें ब्लड वेसल नहीं थी। ब्लड वेसल समझते हो ना, ब्लड वेसल वेन्स आर्टरी जिसमें ब्लड बहता है, ब्लड का फ्लो होता है, पाइप, ब्लड वाली पाइप, वो इपिडर्मिस में नहीं थी, लेकिन डर्मिस में अब पाया जा रहा है ब्लड वेसल। ग्लैंड भी पाई जा रही हैं, हेयर फॉलिकल भी पाए जा रहे हैं, मतलब जो आपका हेयर जिसमें धंसा हुआ है वो इपिडर्मिस में धंसा जरूर होता है ऊपर से, तो इपिडर्मिस में ही आपको दिखता है, लेकिन जो उसकी जड़ होती है वो डर्मिस लेयर में होती है। हेयर फॉलिकल्स होते हैं और नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, द डर्मिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर, डर्मिस भी 2 सब लेयर में डिवाइडेड है, पैपिलरी एंड रेटिकुलर। जैसे इपिडर्मिस कई लेयरों में डिवाइड था, वैसे ये भी 2 लेयर में डिवाइड है। पैपिलरी लेयर स्टूडेंट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और बहुत ध्यान से समझने के साथ साथ एनर्जेटिक होकर समझिएगा। कम लेक्चर डालता हूं लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, और इसके बाहर कुछ आएगा तो मुझसे मिल लेना एग्जाम के बाद, और नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे, ये अभी बता दे रहा हूं। और लेक्चर को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आए और हमें भी अच्छा लगे और हम भी पढ़ाएं, तो अगले सेकंड सेमेस्टर में भी हमारा उत्साह बढ़ा रहेगा कि पहले सेमेस्टर में बच्चों ने इतना प्यार दिया कि सेकंड में तो पढ़ाना ही पड़ेगा। थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करें, ये आपसे हमारी अपील है, ये आपसे हमारी बहुत ज़्यादा ही समझ लीजिए एक तरीके से निवेदन है आपसे एक तरीके से। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये मेनली जो आपका पैपिलरी लेयर है ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। इट इज रिच इन स्मॉल ब्लड वेसल, ये स्मॉल ब्लड वेसल इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इट कंटेन्स नर्व एंडिंग, इसमें नर्व एंडिंग होती हैं, दैट रिसीव सेंसेशन, जो कि सेंसेशन को रिसीव करती हैं, टच को, पेन को, हॉट, कोल्ड एटसेट्रा। जब आप किसी चीज को जब आप मान लीजिए कि आपने किसी चीज को टच किया, आपको गर्म लगा, तो इसी लेयर के द्वारा आप अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, डर्मिस लेयर के द्वारा। आपको किसी ने टच किया, तब इससे किसी ने चाय टच करा दिया आपसे, तब इसी में आप जलोगे। इपिडर्मिस की लेयर बिल्कुल समझो नश्वर है, उसमें कोई दम ढकार है नहीं भैया उसमें, क्योंकि जब वही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं होता है उसमें ढंग से ऊपर की लेयर में, तो क्या होगा, तो वो आपका किसी चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। वो आप जो लोग देखिए बहुत ठंडा गर्म बर्दाश्त कर लेते हैं, मम्मी उम्मी घर में होती हैं, हाथ से निकाल कढ़ाई जो है निकाल के रख देती हैं, कढ़ाई उढ़ाई उठा देंगी, कुकर उकर तो मान लो कुकर में तो लगा होता है ऑलरेडी, बट कढ़ाई उढ़ाई वैसे उठा के रख देती हैं, और आप हैं आप चिल्लाते रहते हैं थाली खाना गर्म हो तब भी। तो रीजन यही है कि उनकी आदत हो जाती है धीरे धीरे, उनकी जो इपिडर्मिस लेयर है वो कहीं ना कहीं बहुत मोटी हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, उनको नहीं लगता ठंडा गर्म। अब आप क्या है, आपकी स्किन है पतली, आप काम वाम करते नहीं है, तो खट से डर्मिस लेयर तक पहुंच जाता है पूरा हीट। तो बस यही बात है। चलिए आगे चलते हैं। आपको बहुत ये सब बातें आपको सुनने में बहुत मजा आता है घर परिवार के, लेकिन पढ़ाई लिखाई बस नहीं होती, इन सब चीज़ें बहुत दिमाग चलता है। चलो, अब आप कहेंगे सर आपका भी चलता है तभी तो आप बताए, बिल्कुल मेरा भी चलता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है भैया, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ता है। ठीक, थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, बाकी उसके अलावा कुछ भी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई देखो सफलता कुंजी है, एक बार गेट खुल गया फिर अंदर जाके कितना भी बवाल काटो, एक बार फार्मेसी हो गया फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, आप सोच नहीं सकते। बस हर चीज करना, कॉलेज कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करना, कॉलेज कर रहे हो तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करना, कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना। ये मैं बहुत अपील करना चाहता हूं आपसे, मैं हर बच्चे से कहता हूं शॉर्टकट मत अपनाना। कि कोई कह रहा है यार 500 रुपया दो सर्टिफिकेट बना दूंगा, 500 रुपया दो हॉस्पिटल ट्रेनिंग का कार्ड बना दूंगा, ऐसी किसी भी चीज को कभी करना मत अपने जीवन में। हर चीज का अनुभव करोगे तो आपको लगेगा ये फार्मेसी फील्ड कितनी बड़ी है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, नहीं करोगे तो यही एक्सक्यूज दोगे कि फार्मेसी करने से क्या फायदा, फार्मेसी में तो कुछ है ही नहीं। वही बच्चे कहते हैं फार्मेसी में कुछ नहीं है जो ढंग से फार्मेसी को जानते ही नहीं। मेरी बात का यकीन करना, इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना इस बात को। बस आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग ईमानदारी से करना, नौकरी खुद ब खुद लग जाएगी, खुद ब खुद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जहां के लिए आप फिट होंगे वो काम आप खुद करने लगेंगे। तो आप सबसे मेरी हमेशा ये चीज रहती है, ये चीज हमेशा समझाता हूँ, इतनी बड़ी फील्ड है कि आप सोच नहीं सकते हो, ये समझ लो, और बहुत ही ऐश की नौकरी है। एक बार फार्मेसी फील्ड में घुस गए, इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सुख है, बस आपको थोड़ा झेलना पड़ता है स्टार्टिंग फेज में, बस
अब स्टार्टिंग फेज में 2-3 साल यार कहीं भी किसी भी जॉब में हो, बीटेक करने वाला बंदा तो नौकरी नहीं पा रहा है, वो भी तो ऐसे झेल रहा है। तो आप इतना क्यों बहुत ज़्यादा परेशान? आपके पास तो तमाम ऑप्शन है, आप कुछ नहीं मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाओगे तब वो 1000-1500 रुपया कमाओगे, तो सत्य बात है। वो नहीं कर पा रहे हो तो इंडस्ट्री में आओ, बहुत पैसा है। 10-10 साल जिसका एक्सपीरियंस है, 1.5 लाख 2 लाख तक सैलरी पहुंच रही है। तो ये चीज़ है, लेकिन शुरू में घबराना नहीं है। शुरू में ये नहीं सोचना अरे हमारा ईगो, हम कैसे करेंगे 20,000 की नौकरी, अरे ये तो नहीं हो पाएगा। ध्यान देना, रेटिकुलर लेयर आओ देखते हैं। लेकिन आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपको बहुत समझाने की आवश्यकता है, जो कहीं कोई समझाता नहीं है। आपके सीनियर भी आपको डिमोटिवेट कर चुके होंगे, आई होप। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये मेनली डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इट कंटेन फैट सेल, इसमें फैट सेल होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं और हेयर फॉलिकल तो होते ही होते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द स्किन, ये स्किन को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? स्किन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सीधे सीधे कह सकते हो, जिससे स्किन टूटे फूटे ना, एक जगह पे अपने बनी रहे। हाइपीड क्या है अब? हाइपोडर्मस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस के बारे में चलो पढ़ते हैं। हाइपोडर्मिस देखो, प्रोनाउंसिएशन सब किसी भी तरीके, हमारे एक अध्यापक थे वो इसको हाइपोडर्मस कहते हैं, ठीक है। एक अध्यापक हमको मिले थे 10th 11th में, हाइपी हाइपी करके पढ़ाते थे। ऐसा कुछ भी कहो, आना तो चाहिए। स्पेलिंग ना, अब ये स्पेलिंग ना कोई लिख देना, सर तो आपने बताए थे कुछ भी, तो कॉपी में कुछ भी लिखे दो, नहीं, जो स्पेलिंग है उसको वही करना। चलो, हाइपोडर्मिस आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको दिख रही है स्किन, सबसे ऊपर की एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस। देखो मैं फिगर भाई बहुत अच्छे से ऐड किया हूँ, आप बस ध्यान से देखो। हाइपोडर्मिस में क्या देख रहे हो? इसमें आपकी फैट सेल भी हैं, आपकी ब्लड वेसल भी हैं और नर्व्स भी हैं। तो हाइपोडर्मिस जो है वो एक्चुअली क्या है, उसमें हर वो चीज प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल सबसे ज्यादा जो है हाइपोडर्मिस में आपको दिखेंगे। क्लियर है? तो ये चीज है, फिगर 3D फिगर, यहाँ देखो सब कुछ ऐड हुआ है। और फिगर ये हाइपोडर्मिस को गोला करके, और फिर यहाँ पे देखो उसको जूम करके ये फिगर दिखाया गया है। कितना बढ़िया दिख रहा है, कितना सुंदर, ठीक है। ऊपर की ये, बीच की ये, नीचे की ये, बार बार दिखा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं भूलना चाहिए आपको, और भूल जाओ तो प्लीज लेक्चर दोबारा देख लेना। 2-3 बार लेक्चर देखा करो, ऐसे जैसे गाना सुनते हो ना, वैसे मेरा लेक्चर लगा के बिस्तर में लेट के देखते रहो। इट इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्किन, ये एक्चुअली स्किन का पार्ट होता ही नहीं है। एंड प्रेजेंट बिलो द डर्मिस लेयर, ये डर्मिस लेयर के नीचे होता है। और ये अटैच करता है किसको? स्किन को। किससे अटैच करता है स्किन को? बोन से और मसल से। ये स्किन को बोन और मसल से अटैच करता है। क्लियर? एक्चुअली में स्किन नहीं है, बट ये स्किन के और बोन को जोड़ने का काम करता है, स्किन को मसल से जोड़ने का काम भी करता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, ये फैट के स्टोरेज में भी हेल्प करता है। क्या करता है? फैट का स्टोरेज भी कराता है। क्लियर? जो भी फैट वगैरह स्टोरेज होता है ना, वो इसी में फैट स्टोर होता है आपकी स्किन में। जो लोग मोटे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फैट का जो स्टोरेज है वो यहीं पर होता है। अब आता है फंक्शंस ऑफ द स्किन। क्या है फंक्शन स्किन का? आप क्या पढ़ चुके हैं? आप पढ़ चुके हैं स्किन के बारे में, स्किन की सभी लेयर्स के बारे में। हाइपोडर्मिस आप पढ़े, डर्मिस आप पढ़े हैं, और आप सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस भी पढ़े। एपिडर्मिस के कई पार्ट थे, डर्मिस के 2 ही पार्ट थे, हाइपोडर्मिस का कोई पार्ट नहीं है। हाइपोडर्मिस एक्चुअली में जोड़ने का काम कर रहा है बोन को स्किन से, और स्किन को आपके मसल से भी। ठीक है, चलो स्किन के पार्ट आप पढ़ चुके हो, अब पढ़ो स्किन का फंक्शन। आखिर स्किन का कार्य क्या है, क्या करती है स्किन? मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है, प्रिवेंट करती है बॉडी को फ्रॉम द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। मतलब स्किन का क्या काम है? स्किन का काम है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस में पहली यूनिट में आपको पढ़ा चुका हूं, क्या होता है होम्योस्टेसिस? इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 60 डिग्री है, फिर भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यही है होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसको स्किन मेंटेन करने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? गर्मी है तो आपके पसीना निकलेगा, शरीर आपका कूल हो जाएगा। ठंडी है तो आप कांपते हैं, सीवरिंग होती है, आपने ठंडियों में कांपते हुए देखा होगा लोगों को, उससे भी हीट जनरेट होती है बॉडी में। तो ठंडी में कांप कांप कर आपकी स्किन टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है, गर्मी में पसीना निकाल के मेंटेन कर रही है। प्रिवेंट्स द बॉडी, ये बॉडी को प्रिवेंट करती है फ्रॉम द पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। स्किन जो है आपकी बॉडी से प्रिवेंट कर रही है किस चीज को? पेनिट्रेशन ना हो, किसका? हार्मफुल सब्सटेंस का। कोई केमिकल है, पेट्रोल है, डीजल है, कोई भी केमिकल, पेट्रोल डीजल मैं से बोल रहा हूं आपको, मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपके हाथ में पेट्रोल लग गया, अगर वो स्किन ना होती तो शायद पेट्रोल अंदर घुस जाता। तो पेनिट्रेशन मतलब क्या है? अंदर घुसना किसी चीज का। तो हार्मफुल सब्सटेंस अंदर ना घुसे, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, उस चीज से हमें कौन बचा रहा है? स्किन। फिर और क्या हो रहा है?
वाटर लॉस को भी स्किन आपकी बचा रही है। आपकी बॉडी से पानी पूरा का पूरा नहीं निकलता है, पसीना जितनी जरूरत हो उतना ही निकलता है, जितना वाटर प्रेजेंट है उतना ही निकलता है। ऐसा नहीं कि गर्मी लगी तो पता लगा 2 लीटर पानी पियो पूरा 2 लीटर पसीने में उड़ गया, ऐसा कभी नहीं होता है। 2 लीटर पानी पियो हो तो 1 लीटर पसीना निकल रहा है, 1 लीटर बॉडी अपना अंदर मेंटेन कर ले रही है, ठीक है। स्किन आपकी रोक दे रही है उस चीज को, तो ये भी हो रहा है। हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर घटे बढ़े किस चीज की जरूरत है, इसको भी स्किन ही मेंटेन कर रही। आखिर में ये रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस से ही रिलेटेड है कि टेम्परेचर का घटना बढ़ना कौन रेगुलेट करेगा, स्किन करेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ स्किन में। ये कंटेन्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। स्किन के अंदर में रिसेप्टर्स होते हैं फॉर वेरियस सेंसेशन, मतलब जो बॉडी में आप, सेंसेशन का मतलब क्या है, संवेदनशीलता। कैसी संवेदनशीलता, मान लीजिए कि तवा गर्म है, आपने उस पर गलती से हाथ रख दिया, आपको बहुत तेज लगा गर्मी, तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके स्किन में रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर वो होते हैं जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, वो चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको भेजते हैं ब्रेन के पास, फिर आपका ब्रेन तुरंत क्या करता है, तुरंत एक रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। और रिस्पांस क्या होगा कि हाथ जला, आप हाथ तुरंत हटा लेते हो। ये रिस्पांस कहां से आया, ब्रेन से आया। तो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि बहुत ज्यादा गर्म है तवा, और तुरंत वो गया ब्रेन के पास, और सेकंड्स में होता है, मिली एकदम ऐसा समझो कि माइक्रो सेकंड का काम है कि गर्म लगा तुरंत हाथ हटा आपका। तो ये भी स्किन का ही काम है। रिसेप्टर वही है जो चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो स्किन में पाए जाते हैं, क्योंकि ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जो भी चेंज होगा स्किन में रिसेप्टर अपने पास इंफॉर्मेशन लिया, ब्रेन को ट्रांसफर किया, ब्रेन ने तुरंत कहा बहुत गर्म है, तुरंत आप हाथ हटा लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है सिंथेसाइजेस केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस को सिंथेसाइज करती है। कौन, स्किन का फंक्शन पढ़ रहे हो तो स्किन ही सिंथेसाइज करेगी। कौन से केमिकल सब्सटेंस स्किन बनाती है, केराटिन, मेलानिन, विटामिन डी। आपने सुना होगा डॉक्टर लोग सलाह देते हैं जब किसी के शरीर में बहुत दर्द होने लगता है अचानक, फिर उसके बाद हड्डियों में पेन होता है, डॉक्टर कहते हैं धूप में बैठा करो। क्यों, क्योंकि जो धूप होती है, जो सुबह की धूप है 9-10 बजे के आसपास वाली, जब वो बॉडी पर पड़ती है स्किन पे, तो स्किन अपने आप विटामिन डी बनाती है। ये स्किन का फंक्शन है, विटामिन डी को बनाना। स्टूडेंट ध्यान रखना, तो स्किन विटामिन डी खुद बनाती है, इसे आपको खाने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी की लोग टैबलेट खाते हैं, सिरप पीते हैं। क्यों पीना भाई, क्योंकि इसीलिए लोगों को पीना पड़ रहा है क्योंकि आजकल सबकी लाइफ क्या है, घर में चार दीवारी में कैद होकर रह गई है। हम लोग गांव में होते थे तो चारपाई डाल के, इतना लोगों के पास वक्त होता था कि वो धूप में बैठ जाते थे। आजकल वक्त नहीं है। सुबह की जॉब है, 8 बजे से जॉब आपकी स्टार्ट हो रही है, 8 से 4 या 9 से 5 जो भी है, 8 घंटे की जॉब है, तो आप दिन भर कंपनी में पड़े हैं, तो वहां पे धूप मिल नहीं रही है, तो आपको अब टैबलेट खाना पड़ रहा है, आपको सिरप पीना पड़ रहा है। वाकई में विटामिन डी का जो सोर्स है वो आपका सनलाइट है, और आपकी स्किन सनलाइट को लेके खुद ही बना लेती है विटामिन डी को। ये चीज अपने दिमाग में रखना, और कोशिश किया करो कि आधे घंटे 1 घंटे डेली धूप में बैठ जाया करो। 15 मिनट ही बैठ जाओ, आधे घंटे 1 घंटे नहीं बैठो तो 15 मिनट बैठ जाओ। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो आप बहुत लकी हो कहीं ना कहीं, और आप हेल्थ कॉन्शियस भी हो, क्योंकि विटामिन डी नहीं है तो आपकी शरीर में जो है एक्टिवनेस जो है वो खत्म हो जाती है। लोग सुस्त बहुत रहते हैं, थोड़ा सा काम किए तुरंत थक गए, ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ये चीज अपने दिमाग में रखना, व्यवहारिक बातें जानना चाहिए। घर में मम्मी पापा होते हैं, उनके जोड़ों में दर्द होता है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, नेक पेन होने लगता है, ये सब विटामिन डी की वजह से होता है काफी हद तक। चलिए, एक्सक्रीट बेस्ड मटेरियल, ये बेस्ड मटेरियल को भी निकाल देता है बाहर, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, साल्ट, इस सबको पसीने में मिला के, कभी पसीने का स्वाद अगर टेस्ट किए होगे तो नमकीन होता है। क्यों, क्योंकि उसमें अमोनिया, यूरिया, साल्ट ये सब निकाल देती है स्किन हमारी, ठीक है। चलो, प्रोड्यूसेस स्किन पिगमेंट, ये स्किन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। स्किन पिगमेंट क्या होता है, कोई अभी बताया था ऊपर मैंने, कोई गोरा गोरा है, कोई काला है, कोई कैसा है, वो सब स्किन के कलर में जो पिगमेंट हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, उसे मेलानिन बोलते हैं। कोई इंसान बहुत गोरा है मतलब उसके अंदर मेलानिन की कमी है, ठीक है। ये मत समझना कि वो बहुत बड़ा वो हो गया, तोप हो गया, उसके अंदर में असल में मेलानिन की कमी है, बहुत जान लो, अपने दिमाग में बैठा लो। और जो काला है ना, उसके अंदर मेलानिन है, उसके अंदर मेलानिन एक तरीके से ज्यादा है। तो कुछ तो ऐसा है काले लोगों के पास जो ज्यादा है, वो क्या है, मेलानिन है। खुश हो जाना अगर काले हो तो। इन द एपिडर्मिस एंड हेयर टू अवॉइड एक्सेसिव पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन, तो ये हेयर को अवॉइड करता है एक्सेसिव पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन से। क्लियर है, तो ये रहा स्किन का काम। अब पढ़ते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। स्किन के कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर क्या है, वो हेयर और नेल्स वगैरह हम पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी बात बची है। फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, स्किन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्किन के पार्ट पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप सभी लोग इतने ध्यान से लेक्चर को देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। थक रहे हो तो पानी पियो, लेकिन पूरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। अपने 5 दोस्तों में शेयर करो, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके सपोर्ट की, तभी हम सेकंड सेमेस्टर में मोटिवेटेड रहेंगे। आप जब
रिस्पांस देंगे तो हम लोग और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और वैसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन एक रिस्पांस रहता है तो शायद काम करने की जो लगन है वो और अच्छी हो पाए और बेहतर से बेहतर चीज़ हम आपको सेकंड सेमेस्टर में दे पाएँ, इसी सेमेस्टर में एंड तक दे पाएँ। तो इसीलिए क्या है कि आप वीडियो को शेयर वगैरह अपने क्लासमेट के साथ करते रहा करिए, ग्रुप में डाल दिया करिए जिस भी कॉलेज में आप हैं। 100 बच्चे हैं तो अगर 20-30 भी उसे मजा आएगा, जो भी देखेगा उसको मजा आएगा, इसकी श्योरिटी मेरी है। चलो हेयर के बारे में देखते हैं। हेयर क्या होता है? एक एसेसरी स्ट्रक्चर है स्किन का, प्रोड्यूस्ड बाय इपिथेलियल सेल। ये इपिथेलियल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है एट द हेयर पैपिला। कहां पर? हेयर पैपिला में। मेड ऑफ केराटिनाइड सेल। हेयर पैपिला क्या है? ये केराटिनाइड सेल से बनी हुई एक ऐसी जगह है जहां से इपिथेलियल सेल प्रोड्यूस हो रही। क्लियर है? तो केराटिन जो है आपका, केराटिनाइड जो सेल है वही तो हेयर फॉर्म करती है। कंसिस्ट ऑफ टू रीजन, इसमें दो रीजन होते हैं। एक होता है हेयर रूट जिसे हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं, यानी कि जहां पर हेयर धंसा रहता है, एम्बेडेड इन द डर्मिस लेयर। आपका जो हेयर होता है वो कहां धंसा होता है? 3 लेयर होती है स्किन की, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। जो बाल जहां धंसा होता है, जो उसकी जड़ होती है वो डर्मिस लेयर में होती है, ध्यान देना। एपिडर्मिस में कभी बाल की जड़ नहीं होती है, ध्यान देना। एंड हेयर शाफ्ट प्रोट्रूटेड थ्रू द एपिडर्मिस टू द आउटसाइड। क्लियर है? बहुत अच्छे। हेयर पिगमेंट जिसे हम मेलानिन कहते हैं इज प्रोड्यूस्ड बाय मेलानोसाइट इन हेयर पैपिला। हेयर पैपिला में मेलानोसाइट होते हैं, उससे आपका पिगमेंट मेलानिन प्रोड्यूस होता है। बहुत अच्छे। हेयर के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद बात आता है हेयर ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन एंड हार्मोन। जो आपकी हेयर ग्रोथ है वो किससे अफेक्ट होती है? न्यूट्रिशन से और हार्मोन से। जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, यदि टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है बॉडी में वो मेंटेन है, जैसा कि आजकल बहुत सारी शिलाजीत का प्रचार आप देखे होंगे, ये शिलाजीत वो शिलाजीत, नाम लूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा इसलिए नाम नहीं लूंगा। तो क्या होता है कि कोई भी शिलाजीत जो प्रचार करती है वो कहती है टेस्टोस्टेरॉन लेवल को बूस्ट करो। उससे होता क्या है? टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ना वो मेल में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए मेल के पास हेयर ज्यादा होते हैं, फीमेल में हेयर कम होते हैं। तो टेस्टोस्टेरॉन मसल गेनिंग में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरॉन बाल वगैरह आपके सही होते हैं। तो अगर शिलाजीत जेन्युइन है तो आजकल तो समझ रहे हो कि इतनी शिलाजीत कहां आ रही भाई, पहाड़ तो लिमिटेड है, शिलाजीत पैदा होती है पहाड़ों में। और जितनी शिलाजीत शायद पैकेटों में पैक हो चुकी है ना, इतनी शिलाजीत तो शायद पूरी दुनिया में होगी भी नहीं, इतनी पैक हो चुकी है ऑलरेडी, इतनी बिक रही है। तो शिलाजीत जो है पहाड़ों में निकलती है, और पहाड़ों में निकलती है लेकिन बेचने वाले इतने हैं कि शायद इतना पहाड़ पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितना ये बेच दे रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि फूड जो है एजेंसियां हैं, जो फूड कारपोरेशन है इंडिया का, वो इनको अप्रूव भी कर देता है। खैर कोई बात नहीं, इस पर हम सवाल नहीं करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं। पिलाई एरेक्टर मसल। तो टेस्टोस्टेरोन भैया जरूरी है हेयर ग्रोथ के लिए, आप बस इतना ध्यान रखो, बाकी चीजों के लिए अवेयरनेस रखिए। पिलाई एरेक्टर मसल मेड ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल के बने हुए हैं बट अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होते हैं। इनवॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है? ऐसा कंट्रोल जो हमारे कंट्रोल में ना हो। मतलब जैसे आपका हार्ट जो होता है ना इनवॉलेंट्री, आप अपनी धड़कन को कभी रोक नहीं सकते हैं, हेयर की जो आपकी मतलब हार्ट की जो बीट है उसे रोक नहीं सकते हैं। आप कभी सांस रोक कर अपना जीवन नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि बहुत लोग कहते हैं सांस रोक लूंगा मर जाऊंगा, ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। साधु महात्मा करते हैं तो वो सिद्ध योगी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो बहुत बड़ी प्रैक्टिस के बाद आता है। बट ऐसा साइंस मानती है कि ये इनवॉलेंट्री है, कभी आप इन चीजों को, यानी कि ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे आप खाना खाने के बाद खाना पचने को रोक नहीं सकते, ये भी एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। लेकिन आप ये रोक सकते हैं, अपने हाथ को आप ना हिलाएं, अपने पैर को ना हिलाएं, आप अपनी आंखों को बंद कर लें। ये सब वॉलेंट्री कंट्रोल है, एक वॉलेंट्री कंट्रोल है, एक इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। तो ये जो आपका पिलाई एरेक्टर होता है ये हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होता है, यानी कि इसे हिंदी वाले जो होंगे, यूपी बोर्ड वाले, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, उसे ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, ध्यान देना। अटैच टू ईच हेयर फॉलिकल फॉर इरेक्टिंग द हेयर। ये अटैच रहता है हर हेयर फॉलिकल में और हेयर को स्ट्रेट करता है, इरेक्ट करता है। चलो पढ़ते हैं सीबेसियस ग्लैंड। आयल ग्लैंड इज मेड ऑफ मोडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। जो आयल ग्लैंड होती हैं वो बनी हुई होती हैं मोडिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम की। अकर्स ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट इन द पाम एंड सोल। ये जो आपकी सीबेसियस ग्लैंड है वो बॉडी के हर पार्ट में होती हैं, पाम और सोल को छोड़कर। अटैच टू ईच हेयर फॉलिकल, ये हर हेयर फॉलिकल से अटैच होती हैं। सो दैट सीबम कैन बी सिक्रेटेड इन द हेयर रूट एंड डिफ्यूजेस अपवर्ड। इसीलिए सीबम जो है ये सिक्रेट करती हैं, जो कि हेयर में आपके जाता रहता है, हेयर रूट में। आप देखे होंगे, आप यदि नाभि तेल लगाएं तो आपके बालों में तेल दिखता है, वो क्यों होता है? सीबेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। बाल आपके ऑयली हो जाते हैं ऑटोमेटिक, आप शैम्पू से धुलिए, 2 दिन आप मत धुलिए, 2 दिन मत नहाइए, अपने आप बालों में तेल आ जाता है। वो कहां से आता है तेल? वो कहीं और से नहीं आता, सीबेसियस ग्लैंड अपने आप सीक्रेट कर देती हैं। स्किन के डॉक्टर हमेशा तेल लगाने से मना करते हैं, वो कहते हैं कि तेल लगाओ ही मत। जो आजकल के डॉक्टर हैं वो आपको तेल लगाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को खुद पता है कि कितना तेल हेयर में छोड़ना है।
आपको तेल लगाना जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है। आप अच्छा ऑयल खाएं, अच्छा ऑयल लगाएं ना। ऑयल को लगाना ही जरूरी ही नहीं है, आप अपने चाहें तो पूरे जीवन ना लगाएं। वो एक अलग बात है कि हमारे घरों में आदत हो जाती है, लोगों के सिर दर्द होने लगते हैं बिना ऑयल के। बट आप ऑयल नहीं भी लगाएंगे तो ये सीबेसियस ग्लैंड हमारे हेयर को ऑटोमेटिक जितना ऑयल चाहिए उतना वो ऑटोमेटिक अंदर से देती रहती है। आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बातों में मत आना, ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर जो होगा, एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर जो होता है, वो तेल लगाने से मना करता है अपने पेशेंट को। चलो देखते हैं, आगे की बात करते हैं। आपके साथ आता है लास्ट पॉइंट, वो है नेल्स। नेल्स क्या होते हैं आप जानते हैं। स्केल लाइक मोडिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल सेल्स इन द एपिडर्मिस मेड ऑफ केराटिन। ये केराटिन से बने हुए हैं। स्केल लाइक मोडिफिकेशन होता है, इपिथेलियल सेल ही होती हैं आपकी जो स्केल लाइक मोडिफिकेशन हो जाता है। जैसे कि पौधों में कांटे बन जाते हैं, पौधों की जो एपिडर्मिस की लेयर है ऊपर वाली, वो कांटे बना लेती है। वैसे ही यहाँ पे क्या है कि नाखून बन जाता है एपिडर्मिस से, बस कुछ अंतर नहीं है। मेड ऑफ केराटिन, केराटिन से बना हुआ है, यानी कि जो हेयर भी केराटिन से बना हुआ है, ये भी केराटिन से बना हुआ है। और केराटिन जो होती है ना, एक चीज आप ध्यान रखना, केराटिन एक तरीके की प्रोटीन है, ऐसा समझो। ये जो है इनसॉल्युबल होती है पानी में। अगर ये सॉल्युबल होती तो आप अपने बाल को धुलते और पूरा बाल पानी में धुल जाता, लेकिन इसीलिए है जो नाखून और हेयर जो है वो पानी में धुलते नहीं है। ये अंदर से उखड़ जाएंगे, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे। इसीलिए वो तो अलग बात है, हम लोग शैम्पू कर करके बालों को पतला कर देते हैं, लेकिन यह है कि अपने आप कोई बाल पतला नहीं होता है, अपने आप बाल की लेयर छूटती नहीं है, शैम्पू करने से छूट जाती है। इसलिए शैम्पू ज्यादा मत किया करो। ग्रोइंग सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अ रीजन एट बेस ऑफ नेल कॉल्ड लूनुला। तो आपकी ये क्या है, आपकी ग्रोइंग जो सेल है वो डिराइव्ड होती है रीजन एट द बेस, जो कि बेस ऑफ नेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, लूनुला कहते हैं। कौन से बेस को, जहां से नाखून जमा होता है उसे हम लूनुला कहते हैं, ठीक है। तो ये रही मोटी मोटा बात इंटेगुमेंट्री सिस्टम की। अगले लेक्चर में कुछ और चीजें डिस्कस होंगी आपकी इस यूनिट सेकंड की। यहां पर आज वो सारी बातें मैं कर चुका हूं जो आपको पहले जानना जरूरी था। जो आप, और एक चीज समझ लो, ये जो आपको मैं आज पढ़ाया हूं, 10 नंबर का क्वेश्चन और 7 नंबर का क्वेश्चन दोनों आ सकता है। सीधा पूछ लेगा डिराइव्ड इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड डिस्क्राइब लेयर्स ऑफ स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, तीनों ऐसे लिखोगे। और सबसे बड़ी चीज, एपिडर्मिस सबसे बाहर, डर्मिस सबसे बीच में, हाइपोडर्मिस सबसे अंदर पाई जाती है। यहीं पे आज इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूं। कोई समस्या है तो कमेंट करिए और नोट्स के लिए वेट करिए। यूनिट समाप्त होने तक नोट्स आपके पास होता है। इस लेक्चर को आप शेयर करिए अपने क्लासमेट, कम से कम 5 लोगों तक आप जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, ये आपसे मेरी अपील है। तो आप लोग शेयर करें। देखिए, ये इसीलिए अपील है कि मैं और अच्छे से काम करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि ये आप नहीं करेंगे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा मैं तब भी, वो तो मेरा काम है, क्योंकि आप लोगों के लिए यदि मैं जिम्मेदारी उठाया हूं तो मेरी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। तो इसीलिए आप सभी लोग थोड़ी सी अपनी भी जिम्मेदारी यदि आप निर्वहन करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट जरूर करिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आई होप आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो तुरंत आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर करिए। कम से कम 5 अपने फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, जिससे उन तक भी ये बात पहुंच सके कि वायरल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल एक है जहां पर बेस्ट तरीके से बीफार्म के सिलेबस को कवर किया जाता है। तो तुरंत आप शेयर कर देंगे और उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेंगे, क्योंकि अब आपको लेक्चर अच्छा लग ही चुका है। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।